हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को बहुत अच्छे से देखा था और कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अलग अलग हमने रूल समझते हुए अपनी वीडियो को एंड किया था। आज के इस वीडियो में हम क्या नया करने वाले हैं, तो एक नया टॉपिक देखेंगे, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। कैसे राउंडिंग ऑफ होते हैं, क्या इनके रूल्स होते हैं, हम इसको एक एक करते हुए सीखते हुए चलते हैं। अगर हम राउंडिंग ऑफ की बात की जाए तो सबसे पहले अपन देखते हैं राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या हो रहा है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ की बात कर रहे हैं, तो राउंडिंग ऑफ का सिंपली मेरा मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कोई डिजिट है 3.235 और मैंने बोला कि ये जो 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिजिट्स दिख रहे हैं, एक नंबर है जिसके अंदर हमारे कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है। मैंने बोला मुझे 4 डिजिट्स में नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए अप टू ओनली 3 डिजिट्स, अप टू ओनली 3 डिजिट्स। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं मुझे चाहिए अप टू ओनली 2 डिजिट्स। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हम क्या ले लेते हैं अप टू 2 डिजिट्स या अप टू 3 डिजिट्स, तो कैसे इन डिजिट्स को रिड्यूस करेंगे इन नंबर ऑफ डिजिट्स के अंदर। तो इसको रिड्यूस करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम इनकी क्या बात करें कि मुझे इनको रिड्यूस करके लिखना है हमारे डिजायर्ड डिजिट्स के अनुसार, तो हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, इन रूल्स को देखना है। इनको रिड्यूस करने के हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो अगर हम रूल्स की बात करें, सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 मेरा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 इसने क्या बोला कि अगर मेरा लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन द प्रीवियस डिजिट is increased to 1। मेरा रूल सिंपली क्या बोलते हैं, लेट अपन एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम क्या लेते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल। मान लेते हैं मेरे पास एक डिजिट है, मैंने लिखा 5.237 और इसको मैं ओनली 2 डिजिट्स तक लाना चाह रहा हूं। ओनली कितने डिजिट तक लाना चाह रहा हूं, 3 डिजिट्स तक लाना चाह रहा हूं। अभी इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स है, इसको मैं किस में लाना चाह रहा हूं, 3 डिजिट्स में लाना चाह रहा हूं। तो मैं इस वाले नंबर को देखूंगा, मैं किस नंबर को देखूंगा, इस वाले नंबर को। मैं ये देखूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या ये मेरा नंबर 5 से बड़ा है या ये मेरा नंबर 5 से छोटा है। मैंने देखा 7 इज ग्रेटर देन 5, हमने क्या देखा, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो जैसे कि हमने देखा 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इससे पहले वाला जो नंबर है इसमें कितना हो जाएगा, +1, और ये डिजिट कितना बन जाएगा, हम इसको लिख देंगे 5.24, और ये मेरा क्या हो गया, 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ हो गया। अब मैंने इसमें अपनी मर्जी नहीं चलाई क्योंकि हम रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमारा रूल क्या बोलता है, लास्ट नंबर, अगर मुझे इस वाले को राउंड ऑफ करना है तो जो ड्रॉप डिजिट है जिसको मैं ड्रॉप करने वाला हूं, अगर वो 5 से बड़ा है तो पहले वाला एक बढ़कर हमें लिखना पड़ता है। अगर केस 2 लेते हैं, ये 5 से बड़ा नहीं होता। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल 2, हमने लिया 5.234 ले लेते हैं और इसको जब अपन राउंड ऑफ करते हैं, मुझे इस डिजिट को मान लेते हैं ड्रॉप करना होता। मैंने बोला जो 4 होता है मेरा, जो क्या होता है 4, हमारा जो 4 होता है ये मेरा ग्रेटर देन 5 नहीं होता, 4 इज स्मॉलर देन 5। तो इस केस में हमारे पास क्या आता, नो चेंज आता। हमारे पास क्या आता सर, नो चेंज आता। मतलब जो ये डिजिट है ये कैसे होता, हम इसको कैसे लिखते हैं, 5.23 लिखते। तो ये भी अलग है, ये भी अलग है। फर्क कितना है, 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये रूल नंबर 1 हो गया कि अगर 5 से बड़ा है तो हम एक को बढ़ाकर लिखते हैं, 5 से कम है तो हम सेम डिजिट लिख लेते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। हमारा क्या होता है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमारा बोलता है कि इफ
if the number, if the dropping number, if the dropping number is, if the dropping number is equals to 5, इक्वल्स टू 5, अगर वो 5 के इक्वल्स हो जाएगा तो दो तरीके से काम करता है। क्या काम करता है? अगर मेरा प्रीवियस नंबर इक्वल्स टू 5 है, देन इफ प्रीवियस नंबर is smaller than 5, is smaller, या if previous number is even है तो हम क्या बोलेंगे? नो चेंज, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास एक नंबर मान लेते हैं हम 7.245, और मुझे इस नंबर को ड्रॉप करना है, मुझे इस नंबर को क्या करना है? ड्रॉप करना है। तो मैंने देखा जिस नंबर को मैं ड्रॉप करना चाहता हूं वो इक्वल्स टू 5 है। वो किसके बराबर है? इक्वल्स टू 5 है। अब इक्वल्स टू 5 आ जाए ना, ही ये बड़ा है, अगर बड़ा होता तो हम 1 से बढ़ा देते, छोटा होता तो हम उसको चेंज नहीं करते, लेकिन अब ये 5 ही आ गया। तो 5 के लिए हमें पहले वाले को चेक करना पड़ेगा। हमने बोला जो इससे पहले वाला नंबर है, जो इससे पहले वाला नंबर है, ये जो नंबर है ये मेरा इवन है। ये मेरा क्या है सर? इवन है। क्योंकि ये इवन है तो नो चेंज आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? नो चेंज आएगा। तो अब जो ये नंबर है हमारे पास क्या बन जाएगा? ये जो मेरे पास नंबर है ये राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा? 7.24 ही रह जाएगा। लेकिन अगर एक और केस लेते हैं, हमारा केस क्या होता? इवन ना होता, या इसी को हम रूल के साथ पढ़ लेते हैं। होप ये वाला रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी को एक चीज और से देखते हैं। इसके अंदर अगर मैं बोलूं इफ द ड्रॉपिंग डिजिट is equals to 5, then if the previous number is odd number, then the number increased by 1। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है, इसको एग्जांपल से देखते हैं हम। मैंने बोला अब जो मैं नंबर ले रहा हूं, मैंने बोला 7 मैं लिखा 235, मैंने कितना लिख लिया? 235। मैंने बोला मुझे राउंड ऑफ करना, मैं इस डिजिट को ड्रॉप करना चाहता हूं, मुझे सिर्फ 3 डिजिट रखने, इस डिजिट को क्या रखना चाहता हूं? मैं ऑफ रखना चाहता हूं या ड्रॉप करना चाहता हूं। तो मैंने देखा ये इक्वल्स टू 5 है, ये वापस से मेरा क्या आ रहा है? इक्वल्स टू 5। लेकिन इस केस में जो मेरा प्रीवियस नंबर है, जो मेरा कैसा है? प्रीवियस नंबर, ये जो प्रीवियस नंबर है ये ऑड है। ये कैसा है? पहले वाले केस में इवन था, इस वाले केस में क्या है सर? ऑड है। तो ऑड के अंदर हमारे पास जो रूल आता है वो कैसा आता है? इंक्रीज्ड बाय 1। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो नंबर सिंपली क्या आएगा? ये राउंड ऑफ होने के बाद क्या हो जाएगा? 7.2 और 3 का क्या हो जाएगा? 1। यहां पर क्या बढ़ जाएगा मेरा? +1। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपके राउंड ऑफ में क्या आते हैं? आपकी हेल्प करते हैं। अगर सारे रूल्स को मैं समराइज करना चाहूं तो हम देखते हैं कि ये रूल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा कि ये जो रूल्स है राउंड ऑफ के, ये जो किसके रूल्स है? राउंड ऑफ के रूल्स है। सबसे पहले क्या बोलता है कि ग्रेटर देन 5। तो इस केस में आप क्या कर लो? इंक्रीज्ड
बाई 1, किसको? प्रीवियस डिजिट को। किसको करेंगे हम? प्रीवियस डिजिट को करेंगे। अगर वो बोल रहा है स्मॉलर देन 5, स्मॉलर देन 5, तो हम क्या करेंगे? नो चेंज इन प्रीवियस डिजिट। अगर वो बोल रहा है इक्वल्स टू 5, अगर वो क्या बोल रहा है? इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू 5 के अंदर दो केस चल रहे हैं। केस 1 क्या चलता है मेरा? प्रीवियस नंबर इज ऑड, और दूसरा केस, अलग केस क्या चल रहा है? प्रीवियस नंबर इज इवन, प्रीवियस नंबर इज इवन। तो ऑड के केस में हम क्या देखते हैं? ऑड के केस में हम देखते हैं इंक्रीज बाई इंक्रीज बाई 1, और इवन के केस में हम क्या देखते हैं? नो चेंज। तो ये सारे रूल से मैंने एक के अंदर समअप कर दिए कि कैसे राउंडिंग ऑफ के रूल चलते हैं। इसी को कुछ एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे राउंडिंग ऑफ हमारा काम करता है। हम एक दो क्वेश्चंस लिखते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल, मैंने बोला कि आपके पास एक डिजिट है 4.3256, 4.3256, इसको हमें अप टू, ये आपको हमेशा गिवन देगा, अप टू 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अप टू कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है? या 3 डिजिट्स ले लेते हैं अपन। अप टू कितने ले लेते हैं? 3 डिजिट्स ले लेते हैं। तो मैंने देखा मुझे कितने डिजिट चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ 1 2 3, इतने थी। मैं चाहता हूं ये दोनों मैं हटा दूं, ये दोनों डिजिट्स मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं दोनों को साथ साथ नहीं हटा सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको 1 बाय 1 करके हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्टेप 1 देखता हूं। मैंने देखा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या देखेंगे? हमारे पास नंबर है 4.3256। इस वाले नंबर को चेक करूंगा। मैंने बोला ये मेरा 5 से ज्यादा है, ये मेरा 5 से ज्यादा है, तो जो प्रीवियस वाला नंबर है वो कितना हो जाएगा? 1 से बढ़ जाएगा। तो नंबर क्या हो गया मेरा? 4.326 हो गया। अभी भी मैं चाहता हूं सिर्फ 3 डिजिट रहे, ये वाला एक और डिजिट मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये वाला जो है ये भी अभी भी कितना है? 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा है तो वापस से इसमें कितना हो जाएगा? ऐड 1 हो जाएगा। जैसे इसके अंदर ऐड 1 होएगा तो अब ये नंबर कितना बन गया मेरा? 4.33। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया अप टू 3 डिजिट का। कितने का आ गया? अप टू 3 डिजिट का। तो एक ऐसे करते हैं, इन राउंडिंग ऑफ वाले क्वेश्चंस को ऐसे करता है। आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब मूव करते हैं हम एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायमेंशंस किसको कहते हैं। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? किसी भी बेस क्वांटिटी को जब हम पावर्स में लिख लेते हैं, डायमेंशंस को हम क्या बोलते हैं? व्हेन अ बेस क्वांटिटी, व्हेन अ बेस क्वांटिटी returns when the base quantity return in the form of exponents या फिर powers, these are called dimension. Then these are called dimensions. These are called dimensions when the base quantity written in the form of exponent. तो उसी को हम क्या बोल देते हैं सर? डायमेंशंस बोल देते हैं। अभी इतना अच्छे से नहीं समझ आएगा। लेट्स से इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं। अगर मैं बेस क्वांटिटी की बात करूं, अगर मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? बेस क्वांटिटी। बेस
या फिर जिनको हम डेराइव्ड भी बोलते, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमारे पास कितनी बेस क्वांटिटीज थी, हमारे पास थी सबसे पहले लेंथ, सेकंड थी हमारे पास मास, थर्ड थी हमारे पास टाइम, फोर्थ थी हमारे पास करंट, फिफ्थ थी हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फाइव बहुत है, वैसे 7 होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, आपका एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी होता है, और आपका टेम्परेचर जिसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन। हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन। तो एक आपकी बेस क्वांटिटीज होती है, इनकी हमने देखा था कि इनकी एसआई यूनिट्स भी होती है। इनकी क्या होती है, हमारे पास एसआई यूनिट्स होती है, इनको हम याद रखते हैं। तो अगर लेंथ की एसआई यूनिट देखी जाए तो हम किस में नापते हैं इसको, हमेशा मीटर के अंदर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से। मास को देखा जाए तो हम इसको किस में नापते हैं, किलोग्राम में, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे सर, केजी से कर रहे थे। टाइम को देखे तो हम किस में देख रहे थे इसको, सेकंड्स में, जिसको हम किससे देखते थे, एस सेकंड्स में देख रहे थे। अगर करंट की बात की जाए तो इसको क्या देखते थे हम, एम्पियर में, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किससे करते थे, मोल से करते थे। बट ये तो एसआई यूनिट्स की बात होती है। इनको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट करवाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस फॉर्म। ठीक है, इनकी एक फॉर्म और होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्म। ये डायमेंशन फॉर्म मैंने अभी बताया कि जब मैं इनको पावर्स के रूप में लिखने लग जाता हूं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, डायमेंशन फॉर्म। जैसे आपने एसआई यूनिट को याद रखा, वैसे आपको बेस क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्म को भी क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद करेंगे भाई, लेंथ है तो लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, एल से। उसकी डायमेंशन कितनी होती है सर, एल होती है। मास को किससे करवाएंगे, मास होता है आपका एम, मास को हम लिखते हैं एल, ये ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है ऐसे। टाइम को हम लिखते हैं टी से, ये ऐसे। करंट को हम किससे लिख लेते हैं, एम्पियर। और वैसे आपके 3 ही बहुत है, क्योंकि आपके 11th के जितना आपका सिलेबस है अभी के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग ये 3 आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई लेंथ किससे याद रखो, एल से। मास को किससे याद रखोगे, एम से। और सेकंड टाइम को किससे रखोगे, टी से। अभी डायमेंशन काम कैसे आते हैं, तो काम कैसे आते हैं, इनको हम अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करवाना था। जैसे मैंने बोला कि लेंथ को हम डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, एल से। टाइम, मास को किससे करवा सकते हैं, एम से। और टाइम को किससे करवा सकते हैं, टी से। लेकिन मैं कुछ और बोलूं, मैं डेराइव्ड क्वांटिटीज को लेके आने लग जाऊं, मुझे देखना है। मैंने क्या बोला, एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से सीखते हैं। मैंने बोला कि भाई एक रेक्टेंगल है, ये है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी। मैंने बोला ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है, लेंथ है एल, और ये इसकी ब्रेथ। और इसका हमें एरिया निकालना है, डायमेंशन की एरिया की डायमेंशन क्या होगी, एरिया निकालना नहीं है, मुझे क्या बताना है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसकी डायमेंशंस कितनी होगी, डायमेंशंस कितनी होगी। तो अभी आपने बोला कैसे इसको निकालेंगे, हमने बोला एरिया। एरिया क्या होता है सर, लेंथ इंटू विड्थ बोल लो या ब्रेथ बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो। लेकिन अगर देखा जाए लेंथ को मैं किससे रिप्रेजेंट करवा रहा हूं सर, एल से, मल्टीप्लाई। ब्रेथ को भी किससे करवा रहा हूं सर, मैंने बोला एल से। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं अपन, एल, क्योंकि ये भी क्या शो कर रही है, एक लेंथ को। जहां पर भी जो लेंथ को शो करेगा उसको हम एल से रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो यहां पर क्या है आपका, यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, सेम बेस है। अगर मैं किसकी बात कर लूं, एरिया की, सेम बेस है, तो पावर्स हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1+1। तो यहां से आपके एरिया के डायमेंशंस कितने निकल के आ जाएंगे, L2। और ये 1+1 कैसे हुआ, हमें एक रूल पता है कि सेम बेस हो और क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, और क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों ही केस में पावर्स ऐड हो जाती है, हम क्या बोलेंगे, पावर्स ऐड हो जाती है। इस पूरे डायमेंशन वाले टॉपिक में आपको यही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की
क्या निकालनी पड़ती है? डायमेंशन विद द हेल्प ऑफ द बेस क्वांटिटीज, क्योंकि अपने आप में तो निकाल नहीं पाओगे, तो विद द हेल्प बेस क्वांटिटीज की हमने कुछ फिगर आउट कर ली कि मास को मैं m से रिप्रेजेंट कराऊंगा, ये मैंने बाई कन्वेंशन ले लिया, ये मैंने याद रख लिया। टाइम को मैं t से कराऊंगा, लेंथ को मैं l से करूंगा। अब उनकी हेल्प ले लेके मैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस कैसे निकालता हूं, यही इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। जैसे मैंने एरिया की निकाली L2, और देखते हैं, मान लेते हैं मुझे वॉल्यूम की निकालनी होती, मुझे क्या निकालनी होती, या चलो अपन देखते हैं स्पीड की निकालनी होती। स्पीड मेरी क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन अगर स्पीड को मैं डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करवाना चाहूं, किस में रिप्रेजेंट करवाना चाहूं? डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड, तो क्या होगा आपका? तो हमने बोला सर जो फॉर्मूला है उसको देखो। मैंने बोला भाई डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक लेंथ है, डिस्टेंस क्या एक लेंथ है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे L से। और नीचे आ रहा है टाइम, तो टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करवा लेते हैं? T से। अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं, तो जैसे मैंने बोला स्पीड, तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? L 1, और अपॉन में आ जाएगा T1। लेकिन ये अपॉन के फॉर्म में नहीं रखना, हमें किसको रखना है? एक लाइन के अंदर रखना है, लीनियर फॉर्म में रखना है। तो स्पीड का डायमेंशन कैसा हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू L1, और ये हो जाएगा T। ये 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स। इतना हमने मैथ्स में पढ़ा है रूल की, कोई भी चीज नीचे जाके ऊपर क्या हो जाती है? इनवर्स। तो L T-1, ये क्या आ जाएंगे आपके? डायमेंशंस ऑफ स्पीड। ऐसे करके हर एक फिजिकल क्वांटिटीज की आपको डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। स्पीड हमने निकाल लिया, अगर मुझे निकालना हो वेलोसिटी, या हम देखें एक्सेलरेशन निकालना हो, क्या निकालना हो हमें? एक्सेलरेशन। आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि राइट द डायमेंशंस, ऑफ एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले कैसे करोगे? स्टेप 1, राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि क्या होता है? ए बराबर, हमारे पास क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी। हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आता है सर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने देखा क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, या हम सीधा लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 क्या होता है? कन्वर्ट द derived quantities into fundamental quantities, कहना चाह रहे कि अगर इसमें कोई फंडामेंटल, इसमें कोई डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस क्वांटिटी में। मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला किसमें होना चाहिए? बेस क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए, तभी मैं डायमेंशन लगा सकता हूं। तो टाइम तो मेरा बेस ही है, वेलोसिटी मुझे पता है बेस क्वांटिटी नहीं है, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम से मिलकर बनता है। और डिस्टेंस और टाइम दोनों ही क्या होते हैं? मेरे बेस क्वांटिटीज होते हैं। तो इनको तोड़ लेते हैं। हमने लिखा कि ए बराबर, अब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेरा क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। और इसके नीचे एक और टाइम है, इसके नीचे क्या है सर? हमारा एक और टाइम है। टाइम अपॉन में क्या आ गया? टाइम। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम इनटू टाइम। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 बोलता है, स्टेप 3, राइट द फॉर्मूला
राइट द फॉर्मूला इन दी पावर्स या फिर हम क्या बोल सकते हैं इन दी डायमेंशंस। तो हमें डायमेंशनली लिखना है। मैंने बोला ए, डिस्टेंस मेरी लेंथ है, डिस्टेंस मेरी क्या होती है सर, लेंथ होती है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे एल। और टाइम, दो टाइम है तो मैंने बोल दिया यहां पर भी T1 इंटू यहां पर भी मेरा क्या आ जाएगा T1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने बोला A बराबर, यहां पर तो क्या रहेगा L1 और यहां पर क्या रहेगा, पावर आपकी बेस सेम है तो यहां पे पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, क्योंकि बेस मेरे क्या है, सेम है। तो A बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, L1 T-2, L1 T-2। ये क्या हो गए, आपके एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकल गया। एक लास्ट और करते, उसके बाद आई होप आप अच्छे से इस चीजों को समझ गए होंगे। अगर मुझे डायमेंशन निकालना है फोर्स का, मुझे किसका डायमेंशन निकालना है, फोर्स का। लेट्स से हमें निकालना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें पता है फोर्स F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब क्या है मेरा, कि मेरा जो F है वो किसके बराबर है, ma के। लेकिन अभी मैंने बोला मास तो मेरा फंडामेंटल है, लेकिन एक्सेलरेशन मेरा फंडामेंटल नहीं है, इसको फंडामेंटल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, F बराबर m और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन में t। मैंने बोला t तो मेरा फंडामेंटल आ गया, v अभी भी मेरा फंडामेंटल नहीं है, वो साथ ही बेस होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, m इंटू डी टी इंटू टी, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अब लास्ट में सिर्फ डायमेंशंस लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, m बराबर, मैंने बोला मास की जो डायमेंशन होती है वो होती है m कैपिटल M इंटू डिस्टेंस की कितनी होती है, कैपिटल L अपॉन में ये हो गया मेरा वापस से T1 इंटू T1। तो हमने बोला ये क्या आ गया, M, यहां पर आ जाएगा L और ये हो गया T-2। तो दिस ये क्या है हमारी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो ऐसे करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। ये पूरा जो हमने देखा ये आपके क्या आ गए, इनको हमने बोला डायमेंशन फॉर्मूला, जो हमने अभी सीख लिया। कि किसी का भी बोले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो तो ऐसे निकालना है, एक्सेलरेशन का बोले तो ऐसे निकालना है, वेलोसिटी का बोले, स्पीड का बोले तो ऐसे निकालना है। किसी भी, जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे ऐसी हजारों फिजिकल क्वांटिटीज आएगी जिनके डायमेंशंस आपको निकालने आने चाहिए। अच्छा, सेकंड चीज, क्या हर क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, तो नहीं, ठीक है, हर क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता, कुछ आपके डायमेंशनलेस क्वांटिटीज भी होती है। तो यहां से एक छोटा सा नोट लिख लीजिए आप। अगर हम यहां क्या करें, एक नोट की बात करें तो आप क्या लिखोगे, नॉट एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशंस। देयर आर some physical quantities which are dimensionless। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज आती है जिनके डायमेंशंस क्या होते हैं, कट चुके होते हैं। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होगी। अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला एंड द डायमेंशनल इक्वेशंस, ये हमने अभी देख लिया कि फोर्स क्या होता है, इन्हीं को अपन डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशंस देखते हैं। फोर्स का देखा हमने, एक्सेलरेशन का देखा, जैसे अभी हमने फोर्स का निकाला, फोर्स का डायमेंशन क्या आ रहा है, M-L-T-2। हमने एक्सेलरेशन का देखा,
एक्सेलरेशन का कितना आता है, हमने बोला एल टी माइनस 2m, इसमें आता ही नहीं है। हमने स्पीड का देखा, स्पीड या वेलोसिटी, जो कि कितना आता है एल टी माइनस 1, कितना आता है हमारा एल टी माइनस 1। और किसका देखा हमने, इन चीजों का भी अच्छे से अपने क्या देखा, डायमेंशंस को देखा। अब आते हैं कुछ कुछ चीजें आती है आपकी जिनको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि इन डायमेंशंस जो हमने अभी निकालना सीखे, इनको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में या फिजिक्स में, इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है या हम कैसे इसको यूज करते हैं या कहां कहां हमारे काम आते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि हमारे आसपास ये डायमेंशंस को सीखना, ये डायमेंशंस को निकालना कहां कहां काम आता है, तो सबसे पहले हम इसमें कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं, चेक कोई भी गिवन इक्वेशन, हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन check any given equation, मान लेते हैं कि इक्वेशन है, मैंने बोला s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये सही है कि गलत है, मैं कैसे हेल्प बता सकता हूं, तो वेदर दिस इक्वेशन is right or wrong, we can check with the help of dimensions, हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो इक्वेशन है ये सही है कि नहीं है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरी इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, कन्वर्जन, कि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, या हम जब कन्वर्जन एक एक करके पढ़ेंगे तभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहला हम चेक कर सकते हैं, दूसरा हम कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है भाई, अगर मुझे पता करना हो एक फोर्स में या 1 न्यूटन में कितने अर्ग होते हैं, तो अभी आपको कुछ ये समझ नहीं आएगा, थोड़ी सी देर में हम सीखते हैं कि कैसे इसको समझ सकते हैं हम। तीसरा जो एप्लीकेशन होता है, थर्ड एप्लीकेशन होता है, वी कैन डिड्यूस फॉर्मूलाज, विद दिस। तो ये 3 टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, इन्हीं को हमको एक एक करके सीखना है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम क्या क्या कर सकते हैं। हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम ये पता कर सकते हैं कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जब मैं मूव करूंगा तो कितना फर्क आएगा। और तीसरी चीज, हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, अगर हमें पता चल जाए कि वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। शर्त क्या होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए, कंडीशंस आर टू बी नोन, कि हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किन किन चीजों पे चीजें डिपेंड कर रहे हैं, तो हम इसकी हेल्प से ये चीजें निकाल सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं 1 by 1 की क्या एक एक एप्लीकेशन हम सीखते हैं। तो पहला बोल रहा है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि कोई भी जो इक्वेशन है वो सही है कि गलत है, उसको हम कैसे डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। मान लो मुझे एक एग्जाम्पल दे रखा है, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल, इक्वेशन दे रखी है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, बट डायमेंशनली। कैसे चेक करना है सर, डायमेंशंस की हेल्प से चेक करना है। तो वापस इसको करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये जो साइड होती है हमारी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरी क्या होती है सर, राइट हैंड साइड। तो LHS के डायमेंशंस अलग से निकाल लो। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 राइट दी डायमेंशंस ऑफ LHS। तो LHS क्योंकि डिस्टेंस है, लेंथ है, तो हमें पता है LHS के डायमेंशंस कितने आ गए, L1। ये क्या आ गया हमारे पास, LHS का डायमेंशन। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। स्टेप 2 क्या बोलता है, राइट
द डायमेंशंस, राइट द डायमेंशंस ऑफ RHS। तो अगर हम RHS की बात करें तो RHS में UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर पूरा आ रहा है, तो सबकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। U मेरी क्या है, वेलोसिटी है, तो सबसे पहले वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल लेते हैं हम। अगर किसकी बात कर रहे हैं, U, जो कि क्या होती है आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के डायमेंशन हमें पता है क्या होता है सर, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 T माइनस 1। वैसे टाइम का देखें तो टाइम का कितना डायमेंशन होगा, तो सर टाइम का डायमेंशन कितना होता है, T1। टाइम का डायमेंशन कितना हो जाता है सर, T1। वैसे ए कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट्स हैव नो डायमेंशन, कांस्टेंट हैव नो डायमेंशन। उसके बाद ए पे आते हैं, एक्सेलरेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन का क्या होता है, ए का डायमेंशन क्या होता है, अभी हमने पहले निकाला था। तो क्या हो जाता है हमारा L T माइनस 2, और वापस से टाइम का स्क्वायर है, टाइम का क्या है हमारे पास सर, स्क्वायर, मतलब टाइम इनटू टाइम है, टाइम इनटू टाइम। तो कितना हो जाएगा, हमें पता है कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे T1 इंटू T1, तो कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अब इनको एक साथ रखते हैं, हम क्या लिखेंगे, RHS को एक साथ रखते हैं। तो RHS का सबसे पहले हमने लिखा UT है, तो हमने लिखा L1 UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इनको एक एक करके 1 बाई 1 करके हम पुट करते हैं। U की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L1 T माइनस 1, और वैसी टाइम कितना दे रखा है, T1, हाफ का कुछ होता नहीं है। एक्सेलरेशन मुझे कितना दे रखा है, L1 T माइनस 2, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, T2 से हो रहा है सर। आगे चेक करते हैं, मैंने लिखा L1 और यहां पर क्या है हमारा T माइनस 1 है, वेलोसिटी T माइनस 1 है, तो ये माइनस और यहां पर सिर्फ L1 आ जाएगा। यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ L1, ये माइनस और ये 1 क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे। प्लस अगर इधर देखा जाए तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, मेरा L1 आ जाएगा, ये -2 -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब L1 प्लस L1 2L1 नहीं लिखना, अपन क्या बोलेंगे, L1 लेंथ है, लेंथ में लेंथ ऐड होगी, तो वापस मेरे पास क्या बचेगी, एक लेंथ ही आएगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, L से। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, L से। तब मैंने यहां से देखा कि मेरा LHS, मेरा क्या आ रहा है, LHS भी L1 आ रहा है, मेरा RHS भी L1 आ रहा है। तो यहां से मैंने देखा कि LHS बराबर RHS, हेंस दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन हमारी क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, वो कोई भी इक्वेशन दे सकता है। आपको क्या करना है, पहले LHS के डायमेंशंस निकालने, फिर आपको RHS के डायमेंशंस निकालने। अगर LHS और RHS हमारे क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सेम हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशंस क्या है सर, आपकी करेक्ट है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि mgh बराबर है हाफ mv स्क्वायर। तो और ये लिख के आपको एक इक्वेशन दे दी, और आप क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, इज करेक्ट और नॉट। तो स्टेप क्या रखोगे, स्टेप 1, राइट डायमेंशंस ऑफ LHS। स्टेप 2 क्या रखोगे, राइट डायमेंशंस ऑफ RHS। थर्ड स्टेप क्या रखोगे, कंपेयर द डायमेंशंस ऑफ
RHS and LHS. Step 4, if dimensions are match, then we say our equation is correct. Our equation is correct. अगर मैं बोल रहा हूं एक एक स्टेप करते हुए, सबसे पहले LHS के लिखो, फिर RHS के लिखो और फिर दोनों को कंपेयर करो. अगर कंपेयरिंग सही से हो रही है तो हम बोल देंगे यस ये डायमेंशनली करेक्ट है, इस इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा. इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं. इसके बाद अगर अपन देखें तो नेक्स्ट आपका आता है, अब हम चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे. थर्ड एप्लीकेशन हमारी क्या होती है कि हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं. अगर मुझे पता चल जाए कि कोई चीज है वो इन फैक्टर्स पे काम कर रही है तो हम फॉर्मूला इजाद या हम फॉर्मूले को बना सकते हैं. किसकी हेल्प से? डायमेंशंस की हेल्प से. तो वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि कैसे अगर मुझे सिर्फ उन फैक्टर्स के बारे में पता चल जाए कि एक चीज इन चीजों पे डिपेंड करती है तो मैं कैसे उसमें एक रिलेशन लिखा सकता हूं, क्या कैसे मैं उसमें एक फॉर्मूला बना सकता हूं. इसको हम एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं. लेट्स से मैंने एक पेंडुलम बनाया. मैंने क्या बनाया? एक पेंडुलम. ये मैंने बनाया एक सिंपल पेंडुलम. ये उसकी स्ट्रिंग बनाई और ये उसका क्या बनाया? बॉब. और मैंने बोला कि मैंने इसको स्विंग करवाया. मैंने इसको क्या करवा दिया? स्विंग. और वो ऐसे करके स्विंग कर रहा है. तो मैं इसका टाइम पीरियड नोट करना चाह रहा हूं कि ये जो टाइम पीरियड है कितना. सबसे पहले अगर पूछा जाए टाइम पीरियड क्या होता है तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा? टाइम पीरियड. तो हम बोलेंगे टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन साइकिल. अब इस वन साइकिल से क्या मतलब है? वन साइकिल का क्या मतलब है कि मेरा पेंडुलम पहले यहां तक गया, वापस मिडल में आया, फिर यहां तक गया और वापस यहां गया. मतलब उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया. इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में उसको जो टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसका टाइम पीरियड. तो मेरे को इस टाइम पीरियड में एक रिलेशन निकालना है. मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो टाइम पीरियड है ये किन किन फैक्टर्स पे काम कर रहा है. तो मैंने कुछ नोटिस किया. मैंने कुछ क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया. ऑब्जर्वेशंस. और मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? मैंने बोला ये जो टाइम पीरियड है ये मेरा टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन कि ये जो मेरे पास टाइम आता है ये कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है. पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अगर मैं स्ट्रिंग बड़ी छोटी ले रहा हूं तो इसके टाइम पीरियड पे मैंने देखा क्या आ रहा था? फर्क आ रहा था. तो मैंने बोला एक तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे क्या कर रहा है? टाइम पीरियड मेरा डिपेंड कर रहा है. सेकंड मैंने देखा मास ऑफ द बॉब. मास ऑफ द बॉब. मैंने बोला सेकंड जो है मास ऑफ द बॉब. अगर मैंने बॉब का मास हैवी लिया है तो टाइम पीरियड में फर्क आ रहा था और लाइटर लिया तो टाइम पीरियड अलग आ रहा था. तो मैंने बोला मास से भी कहीं ना कहीं टाइम पीरियड पे क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है. ठीक है. थर्ड मैंने बोला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इस पे भी कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है. अब मेरे को तीन फैक्टर पता चल गए कि इस पे मेरा टाइम एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन को करने में इन चीजों पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है. अब अगर इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो किस फैक्टर से डिपेंड कर रहा है मुझे नहीं पता. तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मूले के बेस में लिखता हूं. मैंने बोला जो मेरा टाइम पीरियड है टी से जिसको डिनोट करता हूं ये कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस फैक्टर से डिपेंड कर रहा है मुझे नहीं पता. तो मैंने बोला लेट से एक्स फैक्टर से डिपेंड कर रहा है या ए ले लेते हैं. लेट से किस फैक्टर से डिपेंड कर रहा है? ए से कर रहा है. और यही मेरा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे भी डिपेंड कर रहा है. तो हमने बोला जो मास है या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं. मैंने बोला लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे तो डिपेंड कर रहा है बट कितना कर रहा है? कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है? मैंने बोला बी फैक्टर से कर रहा है. वो जितना भी कर रहा है वो किससे कर रहा है? बी से कर रहा है. फिर मैंने बोला टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कहीं ना कहीं किससे डिपेंड कर रहा है? मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से. तो मैंने जी की वैल्यू लिख दी. जी से कर रहा है लेकिन कितना किस फैक्टर से कर रहा है? सी फैक्टर से कर रहा है. डायरेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे तो कर रहा है बट किससे कर रहा है? सी फैक्टर से कर रहा है. अब अपन आगे देखते हैं. इनको अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैंने बोला ये किसके प्रोपोर्शनल है? मास ए फैक्टर
लेंथ बी फैक्टर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सी फैक्टर। इसको मैं एक इक्वेशन बना लेता हूं। इसको मैंने क्या बोला, ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आगे करते हैं। हमने देखा कि ये जो मास है ये लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब मैं इनके डायमेंशंस निकालता हूं। वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला मास का डायमेंशन क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू होता है m1, लेंथ ये हो गया हमारा L1, और एक्सेलरेशन जिसको हम a से बोलते हैं ये होता है हमारा L1 t-2। ये हमारी क्या आ गई सर, डायमेंशंस आ गए। अब ये डायमेंशंस इधर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आएगा, लेट्स से आगे देखते हैं। हमारे पास क्या आ गया, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने बोला मास आ रहा है m1 और ये m1 किस पे डिपेंड कर रहा है, a फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। फिर हमने बोल दिया लेंथ l, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, b पे कर रहा है। और थर्ड मैंने जो डायमेंशन निकाला g का, तो वो किस पे आ रहा था, L1 t-2। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, c पे डिपेंड कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, m1 की जगह तो हम e लिख लेते हैं, क्या आएगा m1, ये आ जाएगा a, यहां पर आ जाएगा l, यहां पर क्या आ जाएगा सर हमारा l b, और इस c को इधर मल्टीप्लाई करा देते तो इधर आ जाएगा LC t-2c। अब जो जो सेम क्वांटिटीज है उनको मैं सामने लिख लेते हैं। तो मैंने बोला t जो है मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, m a के, l यहां पर b आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, l c भी आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा t-2c। तो यहां से मैंने देखा मेरे पास कितना आ गया, m a, यहां पे आ जाएगा l b प्लस c, और यहां पे आ जाएगा t-2c। अब इसके से हम कंपेयर करवाते हैं। टाइम पीरियड की क्या डायमेंशंस होती है, मैंने बोला टाइम पीरियड होता है t⁻1, और यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास m a l b प्लस c और t-2c। अगर इसमें और देखा तो यहां पर क्या आ जाएगा, m0 l0 t1 बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, ma l b प्लस c और t-2c। अब करते हैं कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग द पावर्स, बाई कंपेयरिंग द पावर्स। तो पावर्स को जैसे हम कंपेयर करेंगे तो हमने बोला भाई m0 बराबर है m a के, तो यहां से a बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 0। सेकंड देखते हैं, हमने बोला L0 हमारा किसके बराबर है, L b प्लस c के, तो यहां से मैंने बोला b प्लस c किसके बराबर आ जाएगा, 0, और यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस c के बराबर आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस c के बराबर। वैसे ही t का देखते हैं, मैं बोला t1 किसके बराबर है, t माइनस का 2c, तो यहां से मैंने बोला माइनस का 2c बराबर किसके आ जाएगा, 1, और c आ जाएगा -1/2। ये तीन मेरे पास वैल्यू आ गई, 1, 2 एंड 3। अब ये जो वैल्यूज है इनको हम कहां पुट करेंगे, मेन इक्वेशन में। यहां से अगर c बराबर -2 है तो मैंने अभी यहां देखा कि b बराबर कितना था मेरा, माइनस का c था, तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का -1/2, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ये मेरे पास क्या निकल जाएगा, b की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यूज को हम हमारी मेन इक्वेशन पे पुट करेंगे। मेन इक्वेशन क्या है हमारी, ये वाली। बाय पुटिंग ऑल दी वैल्यूज हम इन मेन इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज, by putting the values of
A, B and C in equation 1 we get, हमें क्या मिला है देखते हैं। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, वापस लिखते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पर क्या लिखा था M की पावर A, यहां पर क्या लिखा था L की पावर B, और यहां पर क्या लिखा था T की पावर, सॉरी T नहीं G की पावर, क्या लिखा था G की पावर C। अब इनको वैल्यूज पुट करते हैं। हमें पता है जब भी हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम नोट करके क्या लिख सकते हैं, वी ऐड अ कांस्टेंट इन इक्वेशन। तो जैसे ही मैंने कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को मैंने क्या किया, हटाया, तो मेरे पास क्या बना, मैंने बोला मेरा जो t बराबर है, तो यहां पर एक ऐड करना मैंने वेरिएबल। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे आप वेरिएबल करिए, कांस्टेंट नहीं, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k बराबर, k हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो यहां पर आ जाएगा m और a, फिर L B, और यहां पर आ जाएगा G C। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, T बराबर K, M की वैल्यू कितनी है 0, L की वैल्यू कितनी है 1/2 और G की वैल्यू कितनी है -1/2। किसी की भी वैल्यू अगर 0 हो जाए, M बराबर 0 मेरा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहां से T बराबर K, यहां से क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख लेते हैं T बराबर K मल्टीप्लाई L की पावर 1/2 अपॉन में, ये माइनस का उधर जाके नीचे हो जाएगा G की पावर 1/2। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है कि वी नो डेट कि किसी की भी पावर हाफ होती है तो क्या बन जाता है, रूट में आ जाता है। तो भाई अप्लाइंग हियर हम क्या लिखेंगे, T बराबर K मल्टीप्लाई रूट में L अपॉन में G के अंदर भी क्या आ जाएगा, रूट में L। हम क्या लिखेंगे, K बराबर रूट के अंदर L अपॉन में रूट के अंदर G, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा रूट L/G। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ऐसे हमें अगर किसी भी चीज के फैक्टर्स पता चल जाए कि भाई ये जो चीज है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में एग्जांपल देखा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, अगर मुझे ये चीज पता चल गई तो मैं उनमें एक रिलेशन निकाल सकता हूं, जो कि मेरा सिंपल टाइम पेंडुलम में ये रिलेशन निकल कर आया। आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इसी वीडियो में हमने 2 से 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए, जैसे हमने एप्लीकेशंस देखी कि हमारे पास एक फॉर्मूले को चेक कैसे करते हैं हम, दूसरा हमने क्या देखा कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, और तीसरा कि हम एक रिलेशन को कैसे निकालते हैं। आई होप यहां तक की चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी और इन सारी चीजों को आप घर पे अच्छे से क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।